बॉस, स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चली होगी। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस का एग्जाम जो शुरुआत होने जा रहा है वो 8 जून से शुरू होने जा रहे हैं और आज आपका 2 जून हो चुका है। तो आप सभी के पास केवल 6 दिनों का समय बाकी है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पेपर से पहले वो पेपर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीधे शिफ्ट में आने वाले हैं। तो साथियों, बस आपका काम है कि आज क्लास में जितने भी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपको अपने परीक्षा में जाने से पहले जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप देखते हैं जो सबसे ज्यादा बार सवाल पेपर में पूछे जाते हैं वो प्रश्न साथियों आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आज का ये जो पहला क्लास होगा समझिए कि वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत मेहनत के बाद तैयार किया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ ये क्लास आप सभी के बीच बना है। तो साथियों, बस इस क्लास के सारे क्वेश्चन आप अपने परीक्षा में जाने से पहले जरूर देख लेंगे। अब देखिए, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, तो जितने भी अति महत्वपूर्ण सवाल हम लोग डिस्कस कर सके वो हमारे शिफ्ट के लिए अति संभावित रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। लास्ट में आप सभी से स्कोर पूछाएगा, बताएगा कि आज के सेशन से लगभग हम लोग 100 सवाल इस क्लास में देखेंगे भाई। ठीक है, तो बताइएगा कि 100 सवाल में से आप सभी का स्कोर कितना बनता है। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? गोदान किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है? माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद की या कांत त्रिपाठी की गोदान? तो आप कहेंगे ये तो मुंशी प्रेमचंद जी की है, तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? एक सवाल आप सभी से पूछा जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार से, तो बताइए साथियों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय। तो स्टूडेंट ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एक सवाल आप जानते हैं कि जीएसटी से भी पूछा जाएगा आपके रियल शिफ्ट में। तो साथियों, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आप कहेंगे केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, वस्त्र मंत्रालय ने पाट मित्रों एप्लीकेशन किसके किसानों की सुविधा के लॉन्च की है? तो बताइए साथियों, वस्त्र मंत्रालय ने जो पाट मित्रों एप्लीकेशन है वो किसके किसानों की सुविधा के लॉन्च किया है? तो याद रखिए जो जूट और पटसन के हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों आपके शिफ्ट में कुछ सवाल बहुत इजी मिलने वाले हैं और कुछ सवाल आप सभी को मीडियम लेवल के सवाल मिलेंगे और कुछ हार्ड लेवल के सवाल मिलेंगे। तो साथियों मिक्स आज का ये क्लास होने जा रहा है, तो आज के जितने भी क्वेश्चन करेंगे बस आपको क्लास के सारे क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है जो नीली क्रांति है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाने की पहल कौन सी है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाने की पहल इनमें से कौन सी है? तो वो मिशन शक्ति है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल कह रहा हूं भाई युवराज, आप सभी का वेलकम है क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो साथियों प्रयाग प्रशस्ति की रचना इनमें से किसने की थी? तो याद रखिए हरिश्चंद्र ने की थी प्रयाग प्रशस्ति की रचना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को, बैलाडीला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो बैलाडीला की पहाड़ियां हैं ये किस राज्य में स्थित है? केरल में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में या साथियों तमिलनाडु में? यदि हम बात करेंगे कि बैलाडीला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है तो याद रखिएगा आप लोग ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। और साथियों आगे बढ़ने से पहले आप जानते हैं कि यूपी जो आयोग की तरफ से आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एग्जाम सिटी जो है वो भाई क्या किया लिंक आउट कर दिया गया है। तो साथियों आप जाकर वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर ये चेक कर लीजिए कि आपका एग्जाम किस शहर में पड़ा और किस डेट को एग्जाम पड़ा है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका साथियों याद रखिएगा जिनका एग्जाम 8 तारीख को होगा, जिनका एग्जाम 8 तारीख को होगा उनका एडमिट कार्ड 5 तारीख को डाउनलोड होगा, जिनका एग्जाम 9 को होगा उनका एडमिट कार्ड 6 जून को डाउनलोड होगा, जिनका एग्जाम 10 जून को होगा वो 7 जून को डाउनलोड होगा। ठीक है, अभी आप लोग केवल अपना एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं और आपका किस डेट को पड़ा है ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम से 3 दिन पहले आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। कल हमने भाई अच्छी तरीके से आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, हमने बताया है वीडियो वाले सेक्शन में जाइए या प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, उसमें वो क्लास ऐड है। ठीक है साथियों, शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो साथियों शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो शहरीकरण कहा जाता है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है? तो वो हुड़का बॉल है भाई। ठीक है, ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, और साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के शिफ्ट में भाई पेपर में छपने वाले प्रश्न आ चुके भाई। जिस भी स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है साथियों, और जिनकी तैयारी हो चुकी है, उनको लग रहा है कि हमें बस रिवीजन प्रीवियस का पूरा क्वेश्चन को करना चाहिए और जो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर ले, तो साथियों जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग का पूरा समाधान आ चुका है भाई। सीधे पेपर में छपने वाले प्रश्न बनेंगे साथियों, जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के ऑल क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे, प्लस 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलने वाले। तो मिलेगा आपको कैसे? तो ये साथियों देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र साथियों 25 रुपीज, ये आपके 8, 9, 10 जून के लिए रहने वाला है। केवल मात्र 25 रुपीज पे करके सारे क्वेश्चन आप मंगा सकते हैं। आप स्टूडेंट का रिव्यू भी पढ़ सकते हैं मेरे दोस्त। ओके, आप रिव्यू भी यहां पे पढ़ सकते हैं कि स्टूडेंट ने रिव्यू कैसा किया है। तो जल्दी करिए साथियों, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भाई इसे आप सारे क्वेश्चन को मंगा लीजिए। जिस भी स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और सोच रहे कि कहां से हम एक बार में पूरा क्वेश्चन के रिवीजन के लिए, तो हर एक सब्जेक्ट वाइज का आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यूपीएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो बताइए साथियों, यूपीएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, कच्छ गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो साथियों जो कच्छ गुजरात है, इसमें कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो याद रखिएगा कांडला बंदरगाह, जो कि दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में परिवहन हेतु प्रयुक्त जानवर कौन है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में परिवहन हेतु प्रयुक्त जानवर कौन सा है? तो वो लामा है भाई। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है? तो साथियों मेरे आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य रूप इनमें से कौन सा है? भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा है तो यही आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों लास्ट में स्कोर पूछा जाएगा तो आपको अपना स्कोर भी काउंट करते हुए चलना है और हर एक सवाल का उत्तर भी साथ में देते चलेगा। इससे क्या होगा ना कि आपको हर एक सवाल का उत्तर क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? अब बताइए, पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, अच्छा सवाल है। जैसे देखिए तिल से है, सरसों से भी है, और जो खाद्य तेल है इससे भी संबंधित है, लेकिन साथियों चना से संबंधित नहीं है पीली क्रांति। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसने किया था बताइए? तो इंडक्शन मोटर के आविष्कार की बात करेंगे तो निकोला टेस्ला ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? दोस्त मेरे जो विजय केलकर समिति की रिपोर्ट है वो किससे संबंधित थी? तो सर जी वो कर सुधार से संबंधित थी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को, डॉक्टर बीसी रॉय किस स्वतंत्रता सेनानी के निजी चिकित्सक थे? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बताइएगा आप लोग कि डॉक्टर बीसी रॉय ये किस स्वतंत्रता सेनानी के निजी चिकित्सक थे? तो महात्मा गांधी जी के। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों एमपीईजी का फुल फॉर्म आप सभी से पूछा जा रहा है, आप जानते हैं कि आपके शिफ्ट में जरूर 1 से या 2 सवाल फुल फॉर्म का पूछा जाएगा। तो एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों याद रखिएगा आप लोगों को खुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। और एक बात आप सभी से शेयर करनी थी, तो साथियों आपका पेपर देखिए 2 घंटे में होने वाला है, तो इसी 2 घंटे में आप सभी को 38 सवाल देखिए जीके मिलने वाला है, 37 सवाल देखिए हिंदी मिलेगा आप सभी को, और 20 सवाल गणित का मिलेगा, और साथियों 55 सवाल रीजनिंग का। 150 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर होने वाला है। एक प्रश्न सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेगा, 300 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, और एक भी प्रश्न पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो साथियों जब भी आप अपने 8 जून के किसी शिफ्ट में आप बैठेंगे, 9 जून के किसी भी शिफ्ट में बैठेंगे, और 10 जून के, तो साथियों आपको ना पूरे 150 के 150 सवालों का उत्तर गोला रंगना। आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है, आपको एक भी सवाल
है भाई कि हम ऐसा वो लगे कि हमें नहीं आ रहा तो हम नहीं करेंगे। भाई कट ऑफ इस बार हाई जाने वाले, क्योंकि सभी स्टूडेंट 150 के 150 सवालों का उत्तर भाई रंगने वाले हैं आपके उत्तर सीट में। तो तैयार रहिएगा साथियों, आपको भी पूरे प्रश्न का उत्तर करना है, चाहे आपको आए या ना आए। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। और टारगेट आप सभी को हर एक सब्जेक्ट में, जैसे जीके में 38 से 35 लेकर चलना है, 37 में आपका हिंदी 35 का टारगेट लेकर चलना है, और गणित में केवल आपको 15 सवाल सही करने होंगे। तो साथियों आप टारगेट रखिएगा रीजनिंग कम से कम 50 सवाल सही करें, तो 135 का टारगेट आप लेकर चलिएगा भाई। ठीक है, 15 साल मान के चलिए हमें नहीं आ रहा है, लेकिन हमें 135 साल आना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरीके से रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन लगाइए, वही आपके लिए अति संभावित रहेंगे लास्ट के दिनों में। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था, और बीच में आपको बताएंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे पेपर को हल करने के लिए। तो साथियों इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये तो सॉल्व हो गया भाई, निकोला टेस्ला ने किया था। नेक्स्ट अगला सवाल को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग है, तो वो अनुच्छेद 61 है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो साथियों ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी ने करवाया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो साथियों इनमें से भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो याद रखिए वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों ये क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है, तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। और क्लास को भाई आप लाइक जरूर करेंगे, बिल्कुल कह रहा हूं भाई चिक्कू। ठीक है, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो साथियों पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो विष्णु शर्मा माने जाते हैं पंचतंत्र के रचयिता। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को, 1886 में कलकत्ता में आयोजित दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए साथियों 1886 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सर जी दादा भाई नौरोजी ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, उत्तर प्रदेश कुछ राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, इनमें से कौन सा राज्य उनमें से एक नहीं है। बताइए साथियों उत्तर प्रदेश कुछ राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, लेकिन उनमें से एक राज्य नहीं है। जैसे साथियों हरियाणा के साथ करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी करता है, मध्य प्रदेश के साथ भी करता है, लेकिन उड़ीसा के साथ नहीं करता भाई सीमा साझा उत्तर प्रदेश। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छा भाई, हर एक सवाल का जवाब आप साथ में करते चलिए। समूह 18 के तत्व कौन है, बताइए समूह 18 के तत्व को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो नोबल गैस के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, हंगुल हिरण भारत के किस भाग में पाया जाता है। तो साथियों जो हंगुल हिरण है वो भारत के किस भाग में पाया जाता है, आप बता सकते हैं भारत के किस राज्य में पाया जाता है हंगुल हिरण, तो ये जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर रहेंगे। और क्लास को भाई आप लोग अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे अपने दोस्त में, जिस भी ग्रुप में आप रहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी मादा प्रजनन तंत्र में डिंबवाही नलिका के भाग है। तो साथियों किसे छोड़कर अन्य सभी मादा प्रजनन तंत्र में डिंबवाही नलिका के भाग है, तो याद रखिएगा साथियों जैसे एम्पुला है भाई, जो आपका इनफंडिबुलम है, ये भी है इस्थमस, लेकिन गर्भाशय ग्रीवा नहीं होता है भाई। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। हर एक टॉपिक के सवाल आपको इस क्लास में मिलेगा डेली, जो साथी दोपहर आपका इसके बाद एक दोपहर 12 बजे के बाद भी क्लास होने वाला, उसमें तो आप तैयार रहिए भाई, उसमें रामबाण सवाल आपका होने वाले हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लंबा बांध कौन सा है, तो साथियों भारत में सर्वाधिक लंबा बांध कौन सा है, तो सर वो तो टिहरी बांध है ना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, उत्तर प्रदेश कुछ राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, इनमें से कौन सा उनमें से एक नहीं है। अभी तो सवाल हमने हल किया था भाई, तो उड़ीसा राज्य नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सर्वाधिक लंबा बांध कौन सा है, तो साथियों भारत में सर्वाधिक लंबा बांध कौन सा, टिहरी बांध है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसकी रचना है, बाणभट्ट की, कालिदास की, भवभूति की, अशोक घोष की। अभिज्ञान जो आपका शाकुंतलम किसकी रचना है, तो साथियों ये सवाल हम आपको होमवर्क में देना चाहते हैं। हर एक क्लास में आप सभी को एक सवाल होमवर्क मिलेगा, तो इस सवाल का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। कमेंट बॉक्स में बताइए सभी स्टूडेंट, कैराव, चिक्कू, अलसिफा, बिल्कुल गुज्जर, सभी स्टूडेंट बताएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी मादा प्रजनन तंत्र में डिंबवाही नालिका के भाग है, तो याद रखिएगा साथियों गर्भाशय ग्रीवा को छोड़कर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है,
तो आप कहेंगे 22 अप्रैल को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छा भाई। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। तो साथियों बताइए कि पोषण क्या है? बताइए पोषण क्या है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगी एग्जाम के लिए भाई। आप सभी से सीधे पूछा जाएगा कि पोषण क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एक प्रक्रिया भाई जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। तो पोषण यही है मेरे दोस्त। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। वैश्विक मीडिया संवाद में अपनाए गए वेब्स घोषणा पत्र का मुख्य ध्यान क्या था? तो साथियों वैश्विक मीडिया संवाद में अपनाए गए वेब्स घोषणा पत्र का मुख्य ध्यान क्या था? तो याद रखिएगा साथियों, गलत सूचना को रोकना था और मीडिया की अखंडता को बढ़ावा देना था। ठीक है, यही आपका वैश्विक मीडिया संवाद में जो अपनाए गए वेब्स घोषणा पत्र का मुख्य ध्यान था। ठीक है, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी आत्मकथा है? तो साथियों एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी आत्मकथा है? तो आप कहेंगे सर ये तो सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छा भाई, ऐसे ही जवाब आप करते चलिए। लेकिन भाई हर एक सवाल का उत्तर भी आप सभी को याद होना चाहिए क्लास में, कि हम कहीं बीच में सवाल पूछ दे तो आपको आना चाहिए। लास्ट में आपका टेस्ट लेंगे, तैयार रहिएगा। ठीक है, किसी ध्वनि तरंग का तारतम्य किस अभिलक्षण पर निर्भर करता है? तो साथियों किसी ध्वनि तरंग का तारतम्य किस अभिलक्षण पर निर्भर करता है? तो याद रखिए वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था? दोस्त मेरे खुदाई खिदमतगार का संस्थापक इनमें से कौन था? याद है आप सभी को? तो याद रखिए खान अब्दुल गफर खान है वो। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। मथुरा किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रज भूमि भी कहा जाता है? बताइए। जब ये सवाल आ जाएगा ना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि सवाल को तुरंत लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बताइए किस ऑप्शन को लॉक किया जाए कि मथुरा किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रज भूमि भी कहा जाता है? आपको मालूम है भगवान कृष्ण जी की जन्मस्थली है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को बताइए। विमुद्रीकरण को किस नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों बताइए, आप जानते हैं कि आपके पेपर में विमुद्रीकरण का एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। बताइए साथियों कि 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ था, विमुद्रीकरण को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? आप जानते हैं नोटबंदी के नाम से। तो साथियों जब 2016 में नोटबंदी हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। इस सवाल का सी ऑप्शन तो राइट आंसर हो जाएंगे। उस टाइम साथियों 500 का और 1000 का जो नोट था वो चलन से बाहर हो गया था 2016 में, जब रात 8 बजे भाई नोटबंदी हुआ था। ठीक है, और आप सभी से ये भी सवाल पूछ देगा कि उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे, सीधे से सवाल पूछता है। ठीक है, तो साथियों निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य की पहल है? तो साथियों बताइए कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन ये किस राज्य की पहल है? तो आप कहेंगे तो उत्तर प्रदेश की पहल है जो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन है। तो दोस्त मेरे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। टका किस देश की मुद्रा है? तो साथियों टका किस देश की मुद्रा है? तो याद रखिए बांग्लादेश की ये मुद्रा है भाई टका। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। भारत में जनगणना संगठन का सर्वोच्च पद कौन सा है? भाई जनगणना स्टार्ट हो चुका है 2026-27 का। जब अब आपका पेपर आएगा, डाटा जब निकल के आ जाएगा फाइनली ना 2026-27 का, उससे सवाल आप सभी से पूछाएगा। वैसे तो जनगणना 2011 से बार-बार सवाल पूछे थे और इस बार भी आपके पेपर में 2011 का ही जनगणना का सवाल आएगा। तो साथियों भारत में जनगणना संगठन का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत के जो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं, ये सर्वोच्च पद है भाई। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। सुरहाताल अभ्यारण्य ये किस जिले में स्थित है? तो साथियों जो सुरहाताल अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित है? तो आप कहेंगे सर ये तो बलिया जिले में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? क्लास को भाई आप सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे भाई, क्योंकि फ्री का काम भाई। आपका एक लाइक तो हमें मोटिवेट मिलता है कि आपके लिए हम दिन रात मेहनत कर पाते हैं। तो साथियों आप क्लास को जरूर लाइक कर देंगे भाई। ठीक है, देखिए नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो नालको है, इसका पंजीकृत कार्यालय कहां पर है? तो साथियों नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो नालको का पंजीकृत कार्यालय है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? बताइए साथियों ये सवाल सीधे सीधे पेपर में आएगा कि नहीं इस बार भी? तैयार है भाई, ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, लेकिन किसके सहयोग से किया था? तो याद रखिए डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। ठीक है दोस्त मेरे, ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? 1 से 2 सवाल साथियों आप सभी से हेडक्वार्टर का पूछा जाएगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे ये तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, यानी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ठीक है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? आप जानते हैं साइबर क्राइम का भी एक सवाल आप सभी से पूछा जाएगा भाई, क्लियर है? तो बताइए कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो सर जी वो तो 1930 है, 1930 है, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप बताइए कि 1090 किसकी हेल्पलाइन नंबर है, कोई बता सकता है? गुज्जर, कुसुम, अलसिफा, कैरब, मोनिका, बताइए कि 1090 ये किसकी हेल्पलाइन नंबर है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथियों आप लोग एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन बता देंगे, क्योंकि आपने यदि अपना एग्जाम सिटी चेक किया होगा तो आपको क्लियर होगा कि आपका एग्जाम किस डेट को है, 8, 9, 10 को, ठीक है। देखिए साथियों, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो साथियों आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? आप कहेंगे सर ये नैनीताल में स्थित है भाई, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को, थंगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो साथियों थंगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो याद रखिए भाई ये सिक्किम राज्य की, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर पूछा जाएगा भाई आप सभी से। देखिए सवाल आ गया भाई, हमने ये सवाल होमवर्क में पूछा था लेकिन आपके सामने आ गया। तो साथियों बताइए कि महिला हेल्पलाइन, बिल्कुल पूनम देवी 1090 ये महिला हेल्पलाइन नंबर, बहुत अच्छा भाई, बिल्कुल। तो 2016 के विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों आप बता दीजिए कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको मालूम होगा श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो कि वर्तमान में थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब एक और सवाल बताइए कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? अब इस सवाल का उत्तर कर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, तो बताइए साथियों। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार कितने कलेक्टर यानी सहायक अतिरिक्त को छोड़कर इनकी नियुक्ति करने किया था? बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार कितने कलेक्टर यानी जो सहायक अतिरिक्त को छोड़कर इनकी नियुक्ति करेगी? तो साथियों याद रखिएगा पूरे एक की केवल, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को, रिया यादव गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग होगा। लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? बताइए साथियों, लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प इनमें गलत है? बताइए, सांप सापिन, तनुज तनुजा, चूहा चुहिया, बनिया बनियान, ये डी ऑप्शन इसमें गलत है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को, किसके द्वारा निर्मित समुद्र का संकीर्ण चैनल भारत को श्रीलंका से अलग करता है? बताइए साथियों, किसके द्वारा निर्मित समुद्र का संकीर्ण चैनल भारत को श्रीलंका से अलग करता है? आप सभी को मालूम होना चाहिए, तो याद रखिए पाक जलडमरूबंध और मन्नार की खाड़ी से भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो इस साल का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही एक क्लास में आपका पूरा यूपी जीके समाप्त होने वाला है, आज या कल के क्लास में यूपी जीके आप सभी का पूरा कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद जो आपका यूपी पुलिस का स्पेशल टॉपिक है वो क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कराने वाले 5 जून से पहले, तो बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए कि क्लास आए तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे, ठीक है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को, पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? आप जानते हैं सोशल मीडिया आएगा भाई, यदि कोई पेपर दूसरा बनाने वाला आ गया, जब स्टूडेंट भाई प्रीवियस ईयर के हिसाब से पढ़ के गए और सवाल कुछ अलग दे दे, लेकिन तो ऐसा हो नहीं सकता भाई, जिस पेपर में केवल जीके का वेटेज रहता है उसमें कुछ अलग सवाल आता है। लेकिन जो आपका यूपी पुलिस का पेपर होगा देख लीजिएगा साथियों, आपका पूरा जो पिछले साल में पेपर हुआ था सेम उसी तरह क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आपको हर एक सवाल का उत्तर मालूम होना चाहिए, बस ये आपके अंदर है तो समझिए कि आप काफी अच्छा स्कोर करेंगे भाई पेपर में। तो पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आप कहेंगे लिंक्डइन है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, अकबर का मकबरा कहां स्थित है? तो साथियों जो अकबर का मकबरा ये कहां पर स्थित है? तो सर ये तो सिकंदरा में स्थित है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं सवाल कैसे पूछेगा कि बिहार के सासाराम में किसका मकबरा है? बताइए साथियों, बिहार के सासाराम में किसका मकबरा है? बताइए साथियों। वैसे तो भाई डायरेक्ट नाम पूछ देगा तो आप तुरंत बता देंगे कि इनका तो मकबरा आपका सासाराम में है, बिहार के सासाराम। तो बताइए साथियों कि सासाराम में किसका मकबरा स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ओके नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 को, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? बताइए साथियों, अकबर की नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा अकबर का नहीं है मकबरा बिहार में। तो साथियों ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो गुरुजी वो कहलाता है, ठीक है भाई, बी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को, हाल ही में भारत और किस देश के बीच और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी गई है? ये करंट का सवाल है भाई। हाल ही में भारत और किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी गई है? तो साथियों याद रखिएगा, भारत और इटली के बीच में यह समझौता पूरा हुआ है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छा भाई। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को, क्या है कि पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त हो सकता है? बताइए साथियों, क्या एक पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त हो सकता है? हाँ, नहीं, हाँ कुछ मामलों में, या इनमें से कोई भी नहीं? बताएंगे आप सभी लोग। तो साथियों याद रखिए, हाँ कुछ मामलों में केवल हो सकता है, सभी में नहीं, केवल कुछ मामलों में। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए 64 को, पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से मानक ऊंचाई क्या होती है? मान लीजिए यही सवाल आपके पेपर में आ गया तो आप क्या टिक लगाएंगे भाई? यदि आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप तो भाई बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से मानक ऊंचाई कितने मीटर की हो सकती है? तो साथियों याद रखिएगा 2.43 मीटर की होती है। ठीक है, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65 को, इनमें से कौन सी नदी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो साथियों प्रायद्वीपीय नदी कौन सी नहीं है? जैसे भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी? वो गोदावरी नदी है। ठीक है, लेकिन इनमें से एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। जैसे देखिए पेन्नार नदी भी है प्रायद्वीपीय नदी, तापी नदी भी, लेकिन महानंदी जो महानंदा नदी है ये साथियों प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कॉल करिए, संसद शब्द किसे संदर्भित करता है? तो साथियों जो संसद शब्द है वो किसे संदर्भित करता है? राज्यसभा को, लोकसभा को, राज्य विधायिका को या राष्ट्रीय विधायिका को? तो आप सभी को बताना है कि जो संसद शब्द है वो किसे संदर्भित करता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, वो राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। यानी सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर, किस मंत्रालय ने संशोधित बैंक नेट ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया? तो साथियों किस मंत्रालय ने जो BAAN है यानी कि NT ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो वित्त मंत्रालय ने भाई इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68 को, भारत का लू पवन प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? अब बताइए साथियों, भारत का लू पवन प्रभावित क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये तो थार मरुस्थल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69 को, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? राज्य दर्शन से कम 8 से 9 सवाल आप सभी से पूछा जाएगा भाई, तैयार रहेगा? तो साथियों बताइए कि कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? जैसे साथियों बांग्लादेश तो करता है ना मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा करता है 4096 किलोमीटर, और सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान करता है। भूटान भी करता है, म्यांमार करता है, लेकिन साथियों जो ताजिकिस्तान ये नहीं करता है भाई। तो डी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छा, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को, कौन सी मरुस्थलीय नदियां कुछ दूरी तक बहती है और मरुस्थल में विलीन हो जाती है? तो साथियों इनमें से कौन सी मरुस्थलीय नदियां हैं जो कि कुछ दूरी तक तो बहती हैं और मरुस्थल में विलीन हो जाती हैं? वो कौन सी नदियां हैं भाई? तो सर ये रुपे नदी है, बस नाम याद रखिए भाई, रुपे नदी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल डीके भाई, जीवन भाई, नित्या, मोनिका, सभी स्टूडेंट हर एक सवाल का उत्तर याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए कौन अधिकृत है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बताइए, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से एक सवाल आपके पेपर में आ सकता है। तो साथियों बताइए कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए कौन अधिकृत होता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। तो साथियों इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को, आर्थिक योजना की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो साथियों देखिए हम क्लास में जितने भी सवाल कराएंगे वो थोड़े से एग्जाम से हट कर कराएंगे, एग्जाम से उठ कर कराएंगे। यदि साथियों हम पिछले साल के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप देखिए तैयारी अच्छी है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। यदि साथियों कुछ सवाल हट गया तो भी आप उस सवाल का उत्तर सही कर ले जाएंगे अपने रियल शिफ्ट में। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए कि ये सब सवाल हमारे पेपर में आएगा कि नहीं, बस आप हर एक सवाल का उत्तर तैयार करते क्लास को देखते रहिए बस। आर्थिक योजना की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 को, मौलिक कर्तव्यों की जांच के लिए नियुक्त स्वर्ण समिति ने प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? तो साथियों मौलिक कर्तव्यों की जांच के लिए नियुक्त स्वर्ण समिति ने प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? तो शुरुआत में 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मवेशी मेला कार्तिक पूर्णिमा के दौरान किस स्थान पर आयोजित होता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मवेशी मेला कार्तिक पूर्णिमा के दौरान किस स्थान पर आयोजित होता है? तो आप कहेंगे बटेश्वर में होता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 75 को,
चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? तो साथियों चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो वो आगरा और कानपुर जिला प्रसिद्ध है भाई चमड़े के सामान के लिए। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 76 को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट कौन सा था? बताइए साथियों, ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, कि केंद्रीय जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनके द्वारा 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया था केंद्रीय बजट, तो वो किस नंबर का केंद्रीय बजट था? तो भाई याद रखिए वो 8वां बजट पेश किया गया था। ठीक है, 1 फरवरी 2025 को। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को। बानो मुश्ताक के लघु कथा संग्रह का शीर्षक क्या है जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया था? बताइए साथियों। और ये भी सवाल पूछ देगा कि किस भाषा के लिए मिला था इन्हें, तो आप कहेंगे कन्नड़ भाषा के लिए दिया गया था बानो मुश्ताक को। और इनका भाई शीर्षक क्या था? तो हार्ट लैंप था। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 78 को। भंडारण बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? तो साथियों भंडारण बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो साथियों डेली क्लास हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले क्लास में। ठीक है, बिल्कुल भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गुंबद पर्वत किसके परिणाम है? तो साथियों जो गुंबद पर्वत है वो किसके परिणाम है? तो सर वो मैग्मा का अंतर्वेधन का परिणाम है। तो सी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को। सिविल एजेंसी किस सेक्टर से संबंध है? तो साथियों जो सिविल एजेंसी है वो किस सेक्टर से संबंध है? तो सर वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को। हाल ही में श्री अमित शाह जी ने नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला कहां रखी है? तो साथियों हाल ही में श्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला कहां पर रखी है? तो भाई याद रखिए वो आनंद में रखी है। ये नाम आप कभी भूल नहीं पाएंगे भाई। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 82 को। सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को प्रेरित करने हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को प्रेरित करने हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप कहेंगे सर जी वो तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 83 को। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या पट्टे के तहत धारित भूमि खंड को क्या कहा जाता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या पट्टे के तहत धारित भूमि खंड को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे भाई होल्डिंग यानी धृति कहा जाता है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, आप बताइए साथियों, इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो कि जीएसटी के लिए सही नहीं है? ये भाई जबरदस्त सवाल होने वाले हैं। जैसे जीएसटी एक गंतव्य आधारित, ठीक है भाई। माल और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए, आप जानते हैं कि भाई 5%, 18%, 28% लगाए जाते हैं ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बात है। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया नहीं भाई, कई इसमें प्रशासन शामिल होते हैं। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के साथ वस्तु और सेवाओं पर एक ही दर पर लागू होता है। बिल्कुल ठीक बात है, किसी पर केवल एक ही लगता नहीं कि हर पे अलग अलग होता है। ठीक है, यानी साथियों इसमें आपका कथन कौन सा सही है जीएसटी के मामले में? तो जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है, तो ये साथियों सही नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा कहां पहुंचा है? भाई आप देख रहे हैं कि इस टाइम भारत में बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं भाई, भारत से अलग कई देशों में, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम के लिए। तो बताइए कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा कहां पर पहुंचा है? तो ये साथी कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। कुमार संभवम ये किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो साथियों कुमार संभवम ये किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो याद रखिए महाकवि कालिदास की है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में इसको पूछा जाएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे और क्लास को भाई आप लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, किस राज्य में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुल्ल विकसित हुई थी? तो साथियों किस राज्य में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुल्ल विकसित हुई थी? तो ये भाई हिमाचल प्रदेश में थी। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छा भाई, 87 का ऑप्शन है, तो आप लोग गजब दे दिया, बहुत अच्छा। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 88 को। उत्तर प्रदेश का भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का एक भदोही जिला है, तो वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध भाई कालीन बुनाई के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 89 को। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? अब बताइए साथियों, ये भी सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? कोई बता सकता है? राज्य वृक्ष की बात कर रहा है भाई,
कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को क्या कहा जाता है? तो साथियों अंगूर की खेती, उपज और उसकी कटाई को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पीसीकल्चर? क्या बोलेंगे अंगूर की खेती के लिए? तो सर जी विटीकल्चर, यानी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सेरी बी ऑप्शन जो दे रहे हैं ना भाई, सेरीकल्चर आपका रेशम का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 91 को। तो साथियों भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह वो कौन सा है? ये भी जबरदस्त सवाल होने जा रहा है आपके एग्जाम के लिए। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह वो कौन सा है? तो आप कहेंगे सर जी मुंबई बंदरगाह है, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 92 को, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो साथियों दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो सर ये तो अकबर ने की थी दीन ए इलाही की स्थापना, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। डेली क्लास की टाइमिंग सुबह 7:30 बजे, ठीक है, दोपहर 12:30 पे और रात 8 बजे के बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 93 को, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो साथियों भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है बताइए? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन को, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 95 को, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है बताइए? सभी स्टूडेंट बताएंगे, कुसुम वर्मा, मोनिका, जीवन भाई, ड्रीम, अमन, कप्तान, बिल्कुल सभी स्टूडेंट बताएंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सही वो तो तिब्बती पठार है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 95 को, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा कहां पर पहुंचा है? ये सवाल तो हमने अभी जस्ट किया ना भाई, कोलंबो श्रीलंका पहुंचा है। 95 दो बार सवाल हो गया क्या भाई? 20 बिल्कुल। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 96 को, सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? तो साथियों जो सूर्य सिद्धांत ये किस विषय से संबंधित एक प्रकार का ग्रंथ है बताइए? सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? तो खगोल शास्त्र से संबंधित है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 97 को, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व वो कौन सा है? तो दोस्त मेरे भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वो कौन सा है बताइए? तो साथियों याद रखिए वो नीलगिरी है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 98 को, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं बताइए? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को बोलते हैं, चार्टर्ड एक्ट को बोलते हैं, या महारानी विक्टोरिया घोषणा को बोलते हैं, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को बोलते हैं? किसको बोलते हैं साथियों भारत का मैग्ना कार्टा? तो याद रखिए जो महारानी विक्टोरिया घोषणा था ना 1858, इसको बोलते हैं साथियों, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 99 को, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बताइए भाई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर बुक्का ने, कृष्णदेवराय ने, देवराय द्वितीय ने, या संगम ने? किसने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो सर जी किया था, यानी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के सेशन में आप हल करिए 100 नंबर का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन जोड़े गए? तो साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और आपका पंथ निरपेक्ष ये शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ए दोस्त मेरे ये सवाल गलती नहीं होना चाहिए आप सभी से। तो सर जी ये तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, जब आपका समाजवादी शब्द और एक पंथ निरपेक्ष शब्द, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली 100 सवाल कंप्लीट हो गया। अब साथियों हम आपको बताएंगे कि आपको पेपर में सबसे पहले कौन से विषय को लेना है। जैसे साथियों देखिए 38 सवाल आप सभी से जीके पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और 37 सवाल हिंदी से पूछा जाएगा, और 20 सवाल साथियों आप सभी से मैथ के पूछे जाएंगे, और 55 सवाल आपका रीजनिंग का पूछा जाएगा। जब भी साथियों आपके हाथ में प्रश्न पत्र आए, सबसे पहले तो प्रश्न पत्र को आप ध्यान से पढ़िएगा भाई, अच्छी तरीके से, उसका जितना भी इंस्ट्रक्शन होगा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले टैकल आप करिएगा साथियों हिंदी के सवालों को। आपका मन है आपको सबसे पहले हिंदी के सवाल को हल करना है, उसके बाद साथियों जीके के सवाल को हल करना है। इन दोनों में से आप कोई भी सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हैं, ये दोनों सवाल मिलाकर 75 पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले या तो हिंदी को हल करना आपको, या तो साथियों जीके का। तीसरा का नंबर जो आपको विषय लेना है वो साथियों रीजनिंग का लेना है। अब आप जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग से भी मिलाकर आपके पेपर में 75 यानी टोटल 75 आ गए, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले आपको हिंदी या जीके लेना है, ठीक है। हम तो कहेंगे भाई आप हिंदी पर ही जाइएगा, जीके पर ही जाइएगा, लास्ट में तीसरे के नंबर पे रीजनिंग पे जाएगा, और चौथे नंबर पे साथियों मैथ जाएगा। देखिए मैथ में आपको केवल
16 से 17 सवाल सही करने और आप कर ले जाएंगे यदि आपका पूरा बेसिक क्लियर होगा और प्रीवियस ईयर का सवाल आपने अच्छी तरीके से लगाया होगा। तो सबसे मेन चैप्टर आपका मैथ में जानते क्या है, हम आपको बता दे रहे भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे पहला आप पढ़ लीजिए साथियों SICI वाला चैप्टर, ये पढ़ लीजिए आप लोग। दूसरा का एक परसेंटेज वाला पढ़ लीजिए। तीसरा का चैप्टर आप साथियों प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिए और एक एवरेज वाला पढ़ लीजिए, जो कि एक बल्लेबाज ने इतना रन बनाया इतने पारी में तो उसका नेक्स्ट पारी में इतना रन बढ़ गया, जो ये वाला सवाल पूछ जाते हैं उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, LCM HCF पढ़ लीजिएगा भाई आप लोग। बिल्कुल जो अरिथमेटिक बेसिक वाले मैथ है ना वो बस तैयार करके आप किसी प्रकार चले जाइए। ठीक है मेरे दोस्त, और हिंदी में तो आप कर ले जाएंगे भाई, बहुत आसान सवाल आने वाले। जीके में भी काफी अच्छा स्कोर आप करने वाले। रीजनिंग को भाई आप 50 स्कोर करेंगे ही करेंगे यदि आप अच्छी तरीके से तैयारी करते आ रहे हैं तो। ठीक है मेरे दोस्तों, इतने का टारगेट आपको लेकर चलना ही चलना है। तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथियों एक और नए क्लास के साथ जो कि दोपहर 12:30 पे आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो तैयार है भाई, उसमें बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा कि साथियों क्लास अपलोड हो या क्लास लाइव हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे। आप सभी को साथियों एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है भाई, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। ओके साथियों, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथियों कौन नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, वंदे मातरम।